बहुजन महोत्सव क्यों? अब मैं मतलब उनके ज्ञान पर सवाल उठाऊं या उनकी नीयत पर सवाल उठाऊं, जिस जगह में एक कार्यक्रम हो रहा है ये बुद्ध विहार है, और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा कहां से आया? बुद्ध का दिया हुआ, त्रिपिटक से लिया हुआ नारा है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो बुद्ध की धरती पर, स्वामी ब्रह्मानंद की धरती पर बहुजन महोत्सव नहीं होगा तो कौन सा महोत्सव होगा? तो खैर, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। मैं जब लखनऊ से चला, कल हम लोग श्रावस्ती गए, श्रावस्ती से लौटे, लखनऊ आए, लखनऊ से इधर आया, तो पूरे रास्ते में दो विचारधाराओं का टकराव देखने को मिला। एक विचारधारा वो थी जो मनुस्मृति के विधान से निकली हुई थी, नदियों को गंदा करने वाली। एक विचारधारा एक है जो बाबा साहब के संविधान से निकली है। तो तय आपको करना है, आपके सामने दोनों विकल्प मौजूद हैं कि आप आज भी मनु के विधान वाली विचारधारा को पसंद करते हैं और बाबा साहब के संविधान वाली विचारधारा को पसंद करते हैं। आपके सामने दोनों तरह के पांडाल लगाए जाते हैं। एक ये पांडाल लगाया जाता है जहां के स्वामी ब्रह्मानंद लोधी जी भगवा वस्त्रधारी, इस स्वामी के पंडाल में जाना है, इस बाबा के पंडाल में जाना है बाबा साहब अम्बेडकर के, या उस बाबा के पंडाल में जाना है जो कहता है कि साल भर बच्चे को स्कूल ना भेजो, एग्जाम के समय शिवलिंग में बेलपत्री चिपका दो, बच्चा पास हो जाएगा। तो कौन से वाले पंडाल में ले जाना चाहते हो बच्चों? इस वाले पंडाल में या उस वाले पंडाल में? इस वाले पंडाल में ना, ये वाले बाबा वाले और ये वाले स्वामी वाले, इसमें आना चाहते हो? तो जितनी महिलाएं सिर हिला रही हैं कि इस वाले पंडाल में आना चाहती हैं, तो आज तारीख हो गई 13, और 13 अक्टूबर से कुछ दिन बाद एक उस वाले पंडाल वालों का त्योहार है, उस वाले पंडाल वालों का, जिसमें पति के 1 साल चलने के लिए टॉपअप किया जाता है, टॉपअप रिचार्ज। 1 साल का टॉपअप डालो, पति 1 साल चलता है, फिर 1 साल का टॉपअप रिचार्ज, फिर 1 साल चलेगा। तो अगर इस तरह के पंडालों में आना है तो ये टॉपअप रिचार्ज करना बंद कर दो। अगर आपने ये टॉपअप रिचार्ज करना बंद कर दिया तो लिख करके दे रहा हूं कि मनुवादियों की दुकानें भी बंद हो जाएंगी। क्योंकि जितने भी धूर्तों को आप सुनोगे वो कहते हैं कि अगर कथा पंडालों में भागवत के हमें पैसे ना दिए जाए तो हम करने क्यों जाएं? और पैसा देता कौन है? इस देश में बड़ा उपभोक्ता कौन है? ये बहुजन समाज। अगर ये बहुजन समाज तय कर ले कि हमें इनकी दुकानदारी चौपट करनी है तो 2 मिनट से ज्यादा का वक्त नहीं लगेगा। लेकिन अफसोस की बात है, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, हमको फंसाएगा, लेकिन हम, और झोली वाला बाबा आता है, जुमले सुनाता है, राशन बंटवाता है, और हम, और फिर अगली बार वही कहानी फिर से रटते हैं, फिर से दोहराते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं, यही स्वामी ब्रह्मानंद और यही बाबा साहब भी कहते थे कि तर्कवादी बनो, रट्टू तोता मत बनो, किसी को पूजने पर भरोसा मत रखो। चाहे स्वामी ब्रह्मानंद लोधी को अगरबत्ती दिखाओ, चाहे बाबा साहब को दिखाओ, और चाहे शिवलिंग को अगरबत्ती दिखाओ, तीनों सेम है। अगरबत्ती दिखाने से ना ये दोनों कुछ देंगे ना वो कुछ देंगे। इसलिए इनकी शिक्षा पर काम करो। मुझे गर्व हुआ इस बात का कि मेरे बड़े भाई अनिल अहिरवार जी ने मुझे स्वामी ब्रह्मानंद लोधी जी की स्टेचू भेंट की। दोनों विचारधाराओं का अंतर समझ लीजिए। एक वो पांडाल वाली विचारधारा है जो अगर भेंट करते तो कोई ना कोई अस्त्र शस्त्र हाथ में लिए होता। अगर वो लोग भेंट कर रहे होते तो कोई ना कोई अस्त्र शस्त्र हाथ में जरूर होता, क्योंकि वो खून खराबे की विचारधारा है। लेकिन हमें जो दिया गया, हमारे पुरखों ने क्या बनवाया इस क्षेत्र में? जब स्वामी ब्रह्मानंद लोधी का आप नाम लेते हैं तो हमारे पुरखे ने क्या किया इस क्षेत्र के लिए? स्कूल खुलवाए, शिक्षा को महत्व दिया। पहला भगवाधारी सांसद जिसने सदन में खड़े होकर के पाखंड और अंधविश्वास की चूल्हे हिला दी। उस पुरखे की विरासत में संभाल रहा हूं। तो जो हमारे पुरखे इतने खतरनाक थे तो हम कैसे होंगे, सोच लीजिए।
चढ़ी इतनी खतरनाक है, जब हमारे घर परिवार के प्रताप लोधी जैसे पुरखे, सोच लीजिए जब विचारधारा से इतने खतरनाक है तो हमको अभी हुआ है, हमें क्यों रोकते हो भाई कि थोड़ा संभल के बोलना? कहां से बोलेंगे जब हमारे पुरखे नहीं बोलते थे संभल कर? अब मुख्य मुद्दे पर आता हूं। बार बार एक बात कही जा रही है, जातिवाद। इस बात से सहमत है कि जातिवाद तो बहुत बड़ी बीमारी है, खत्म भी होनी चाहिए। तो जातिवाद खत्म करने की शुरुआत कौन करेगा? मैं जिस समय हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में सीनियर सब एडिटर हुआ करता था, उस समय अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था। अन्ना हजारे के आंदोलन में मेरे अलावा सभी अन्ना हजारे आंदोलन के समर्थन में थे। मेरे ऑफिस में जितने भी थे सब समर्थन में। मेरे संपादक जी बोले कि यार पटेल साहब, आप अन्ना हजारे के साथ क्यों नहीं खड़े हो? तो मैंने कहा आप खड़े हो? बोले हाँ मैं खड़ा हूं। तो मैंने दीपावली और दशहरे पे जो आपका केबिन भर जाता है, ये किस बात के लिए भरता है? मतलब अन्ना हजारे आंदोलन का मतलब क्या था? भ्रष्टाचार का विरोध। तो मैंने उस समय अपने संपादक से पूछा था कि अगर पूरा देश भ्रष्टाचार के विरोध में है तो भ्रष्टाचार कर कौन रहा? वैसे ही मेरा सवाल कल मैंने श्रावस्ती में पूछा, वहां लगभग 15-20 हजार की भीड़ थी। रात में 12 बजे मेरा भाषण चल रहा था, 15-20 हजार लोग थे। तो मैंने कल श्रावस्ती में पूछा था और आज इस बहुजन महोत्सव के पंडाल में पूछ रहा हूं, अगर वास्तव में इतने लोग बहुजन हैं, वास्तव में इतने लोग अम्बेडकरवादी हैं, वास्तव में इतने लोग बौद्धिस्ट हैं, तो पाखंड की दुकानें कौन चलवा रहा है? समस्या यहां पर है कि हमारे जैसे क्रांतिवीर मंचों से भाषण ठोकते हैं कि बेटा गोबर है। घर में उन्हीं की पत्नियां जो मनुवाद की एजेंट बनी बैठी, बेटा गोबर नहीं है, गड़े से पूजे। अपने अपने घरों में काम नहीं हो रहा है, सामने वाले को उंगली दिखा के कहा जा रहा है तुम ठीक नहीं हो। मैं कहता हूं कि उंगली इस तरफ करो, इस तरफ, और पूछो कि जो मंचों पर जो एक एक बात बोल रहे हो, उस एक एक बात का पालन अपने घर में करवा रहे हो या नहीं करवा रहे? जिस दिन ये तय कर लिया कि मंच पे जो एक बिल्कुल आप वीटो जारी कर दीजिए कि मंच पे जो बड़ा बड़ा भाषण भी जो भाषण देगा अपने जीवन में भी उसी बात को लागू करेगा, परिवर्तन झकमार करके आ जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी व्यक्ति के भाषण से ज्यादा उसका आचरण फॉलो किया जाता है। यहां तमाम लोग बैठे हुए हैं जो मेरी माता जी के निधन पर गए थे। क्या जितना मंचों पर भाषण ठोकता हूं उसका पालन किया या नहीं किया? बताइए, जो लोग गए थे पालन किया ना? 100%। बच्चे के नामकरण में उसका पालन किया कि नहीं किया? मेरे बेटे का नाम है कबीर शिवाजी। इस बात पर सवाल उठता है कि नीरज भाई पटेल क्यों लगाते हो? तो मेरे बाप ने लगाया है, मैं जिसका बाप हूं उसके नाम से हटा दिया। जब मालिक हुआ तो हटा दिया है। एक ही आलोचना मेरी रह जाती है, लेकिन अभी लगाऊंगा। अभी इसलिए लगाऊंगा क्योंकि अगर पटेल या लोधी, यादव या मौर्य अगर मंचों से जय भीम कहता है, उसका महत्व अभी अलग है, इसलिए लगाता हूं। भाई मेरी दुकानदारी अब खत्म है कुरमे आमले पे, अब दुकानदारी केवल बहुजनों में रह गई, इसलिए उससे कोई विशेष फायदा नहीं है। लेकिन इस संदेश के लिए लगाता हूं कि समझो क्या कौन कौन लोग बौद्धिस्ट हो गए, कौन कौन अम्बेडकरवादी हो गए, इसी से उनकी चूल्हे हिलती हैं। अगर वो ये गलतफहमी में आ गए कि सिर्फ एक जाति के लोग ये नीला पट्टा और ये बुद्ध का धम्म का पटका पहनते हैं, तो उनको घबराहट नहीं होगी। उनको जिस दिन ये महसूस हो जाएगा कि कर्पूरी ठाकुर की जयंती यहाँ का लोधी समाज झूम करके मना रहा है, उससे उनको तकलीफ होगी। जिस दिन उनको यह समझ में आ जाएगा कि शिवदयाल चौरसिया की जयंती यहाँ का सचान यानी कि पटेल मना रहा है, इससे उनको तकलीफ होगी। स्वामी ब्रह्मानंद लोधी की जयंती लोधी मना रहा है, इससे कोई ब्राह्मणवादियों को तकलीफ नहीं है, चाहे जितने धूमधाम से मना लो। जब तक महापुरुषों को एक्सचेंज नहीं करोगे, एक दूसरे के महापुरुषों को अपना पुरखा नहीं मानोगे, कोई बदलाव नहीं होना, चाहे जितने धूमधाम से कार्यक्रम कर लो। और मैं ये इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि मैंने बौद्धिस्ट मंच से घोषणा की थी, और जिस दिन मेरी ये घोषणा आपको गलत लग जाए उसी दिन कान पकड़ के मंच से उतार देना। मैंने घोषणा की थी कि किसी भी जाति महासभा के कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा, तो नहीं जाता हूं। लेकिन यहां समस्या क्या है? बहुजन भी है और जाति के पदाधिकारी भी हैं। अपनी जाति महासभा में पदाधिकारी भी एडजस्ट है और बहुजन भी है, तो दोनों एक साथ कैसे चलेगा भाई? दोनों एक दूसरे के विपरीत चीज है।
ब्राह्मण चाहता है कि तुम जाति महासभाओं को मजबूत करो, बिल्कुल चाहता है। और जाति महासभाओं का सबसे बड़ा फायदा कैसे उठाता है? जैसे ये बहुजन पांडाल है हमारा, अगर ये किसी जाति महासभा का पांडाल होता तो यहां चर्चा क्या हो रही होती? जाग जाओ कुर्मी छत्री सूरवीरों, जाग जाओ लोधी वंश के क्षत्रियों, जाग जाओ यादव वंश के क्षत्रियों। तो होता क्या, जो बाहर हमारा ही भाई दुकान खोल करके बैठा होता कोई मौर्या, कहता साले जाग जाएंगे तो गांव में हम तो परेशान करेंगे, ये जाग के ठाकुर ब्राह्मण से तो लड़ेंगे नहीं, जाग जाएंगे हमें खेतों में परेशान करेंगे। तो तुम्हारे जाग जाओ के चक्कर में तुम नहीं जागे, वो जाग गया जो तुम्हारा दुश्मन था। इसलिए अब एक ही नारा मंचों पर होना चाहिए, जाग जाओ बहुजन वंश के सूरवीर, क्योंकि हम सब एक ही रक्त वंश के हैं, कोई थोड़ा प्लस कोई थोड़ा माइनस, सबका रक्त एक ही है, सब एक ही जगह से निकले, कोई भाई थोड़ा कम रह गया, कोई भाई थोड़ा ऊपर निकल गया। इसलिए ये जातियों के आधार पर जाग जाओ वाला कॉन्सेप्ट खत्म कर दो। अब इनसे नुकसान कैसे होता है? और अच्छा, अब मैं भाषण ठोक रहा हूं तो मेरी भी तो इस बात की परीक्षा होनी चाहिए। मैं लखनऊ से 5 लोग आए मेरी गाड़ी में, ये बहुत छोटी छोटी चीज है लेकिन काम की है। मेरी गाड़ी में 5 लोग आए, आकाश वर्मा मेरी गाड़ी में आए हैं, बताइएगा नाम ठीक ले रहा हूं कि नहीं। मेरी गाड़ी में 5 लोग आए, आकाश वर्मा, साहू जी अपनी गाड़ी में आए, क्या नाम है साहू जी का? अजय साहू मेरी गाड़ी में आए, तीसरा मेरी गाड़ी में आए अतुल सविता, चौथे मेरे गाड़ी में आए चेतन जायसवाल और 5वें आए नीरज पटेल। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, अगर बहुजन कॉन्सेप्ट के कार्यक्रमों में जा रहे हो तो कम से कम गाड़ी में डाइवर्सिटी भर लो। जब किसी बर्थडे में जा रहे हो या शादी में जा रहे हो तब तो जाति के बैठा लो मोहल्ले आप पड़ोस के। अगर किसी बहुजन कॉन्सेप्ट के कार्यक्रम में जा रहे हो तो ध्यान दे लो कि गाड़ी में 5 के 5 जाति के तो नहीं बैठे, उतार दो। इसलिए उतार दो कि तुम जिसको कहते हो कि भाई मेरे बगल में फलाने इस समाज के रहते हैं, जाग नहीं रहे, तो फ्री फंड में गाड़ी में बैठा के ले आओ, जाग जाएंगे 3-4 बार। लेकिन होता क्या है, अभी मेरे जैसे क्लियर कट आदमी के ऊपर आप फेसबुक पे कहीं गूगल पे कहीं दुनिया भर में टाइप कर लो नीरज पटेल नेशनल जनमत, सब कुछ कुंडली खुल के आ जाएगी। मतलब जेल जाने का एजेंडा तैयार है, कहीं कोई उसमें इफत नहीं, पूरा तैयार है मामला। इसके बावजूद आरएसएस के लोग मुझे ट्राई करते हैं, इसके बावजूद इस बात को सीखने की जरूरत है। इसके बावजूद आरएसएस के लोग मुझे ट्राई करते हैं, लेकिन हमारे पड़ोसी किसी धोबी समाज के व्यक्ति ने, खटीक समाज के व्यक्ति ने, वाल्मीकि समाज के व्यक्ति ने जरा किसी दूसरे कार्यक्रम में चला गया, वो तो हाथ से निकल गया। उनको बुलाना बेकार है नीरज भाई, वो तो सब उस तरफ चले गए। जब बचपन से एक कहानी तुमने सुनी है, रस्सी आवत जाते सिल पर परत निशान, एक बार बुलाओगे, 2 बार बुलाओगे, 3 बार बुलाओगे, 10 में से 5 पर तो निशान पड़ जाए। और यही बात महिलाओं पर भी लागू होती है। जब तुम केवल एक तरह के कार्यक्रमों में ले जाओगे तो उनको क्या समझ में आएगा कि हमारे पतिदेव मंचों पर और कार्यक्रमों में क्या क्या ज्ञान लेकर के आए। उनको तो वही पता है कि घर में इन्हीं को पूजना है, इन्हीं को बच्चों को यही सिखाना है। जब इस तरह के कार्यक्रमों में लाओगे, बार बार लाओगे, तो पत्नियां आपके साथ कार्यक्रम में इन्वॉल्व हो जाएंगी और आपकी असली जीवन साथी हो जाएंगी। मैं इसलिए इन मंचों पर बड़े मुक्त होकर के बोल पाता हूं क्योंकि मेरी पत्नी का मेरे साथ 100% सपोर्ट, वरना ऐसे मुंह सुखा के बोल रहा होता कोई घर ना पहुंच जाएंगे, कहीं घर में टॉर्च लगा के ढूंढने न लगे कि यार मंचों पे बोल तो कुछ रहे थे, इधर तो रखा कुछ और है। लेकिन गर्व के साथ इसलिए बोलता हूं क्योंकि वही बात कहता हूं जितनी लागू अपने घरों में कर चुका हूं। तो एक कॉन्सेप्ट ये कि जब इस तरह के कार्यक्रमों में जाओ तो गाड़ियों में डाइवर्सिटी रख लो। दूसरा कॉन्सेप्ट ये कि जब तुम्हारे घर में घुसे तो पहली तस्वीर देख के ये न समझ पाए कि जाति का घर है। जो पहले पेज के जागरूक हुए, अब जागरूकता का आलम देखिए। अगर यादव जागरूक नहीं है, पाखंडी है, तो जय श्री कृष्णा। जागरूक है तो पेरियार लाल यादव। अगर कुर्मी जागरूक नहीं है तो सरदार पटेल, और जागरूक है तो महामना राम स्वरूप वर्मा। यही कॉन्सेप्ट सारी जातियों के साथ लागू होता है कि जागरूक हुए तो जाति का मसीहा पकड़ लिया। चलो कोई बात नहीं, पहले तो कम से कम ये बहुजन जो अस्पताल है
इसमें मरीज आइडेंटिफाई हो जाए कि कौन कौन मरीज है, और ये समझ में आ जाए उसको बीमारी क्या है। फिर चलो समझ में आता है कि पहले जाति का डॉक्टर पकड़ा दो, पकड़ लिया तो कितने साल पकड़े रहोगे? 3 साल, 4 साल, 5 साल। अगर 5 साल में भी बहुजन नहीं बन पाए तो जाति महासभा में ही काम करो, वहीं पूरी। कुछ तो समय निर्धारित करना पड़ेगा कि भैया 5 साल में बदल जाएंगे। अब 5 साल में भी चेंज नहीं हो पा रहे, इसलिए कम खर्चे के सुझाव हैं, कम खर्चे के। अपने घर में कम से कम 5 बहुजन महापुरुषों की तस्वीरें टांग लो, जो घर में घुसे वो कंफ्यूज हो जाए कि मानता किसको। क्योंकि इसी बहुजन कॉन्सेप्ट से ये डरते हैं। आप सोच करके देखिए, जरा सोच करके देखिए कि अगर किसी सक्षम समाज का व्यक्ति शिवदयाल चौरसिया की जयंती इतने ही धूमधाम से मनाने लगे तो सोचो कितना इन लोगों की जड़ें हिल जाएंगी। कहेंगे यार ये क्या होने लगा, क्योंकि उनकी सोच तो ये है कि अच्छा शिवदयाल चौरसिया की जयंती है, चौरसिया समाज के 100-150 लोग इकट्ठे होंगे। इसी सोच को तो हम लोगों को बदलना है। और एक बात तो मैं कहता हूं, उनको भी कार्यक्रमों में लागू करना है। जिस जाति का महापुरुष मुख्य वक्ता और मुख्य अतिथि, उस जाति का रखिए भी नहीं, एकदम क्रॉस बदल दीजिए। ऐसे ही धीरे धीरे करके चीजें बदलती हैं और चेंज होती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक झुंझुना दिया कि क्रीमी लेयर, ओबीसी में 92 से उसको क्रीमी लेयर दिख गया था, यानी कि ओबीसी का रिजर्वेशन लागू किया और उसके साथ कह दिया कि भैया ये क्रीम वाले हैं, क्रीम वाली परत है, इसको हटाओ, इसको नहीं देना। अब एससी एसटी में उसको क्रीम वाले लोग दिखने लगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मैं नहीं कह रहा हूं। तो मेरा सवाल है माननीय धरती के स्वयंभू मिलॉट से कि अगर एससी एसटी में क्रीमी लेयर है तो वो क्रीमी लेयर वाले सुप्रीम कोर्ट में जज क्यों नहीं है? वो क्रीमी लेयर वाले मंदिरों में पुजारी क्यों नहीं है? और अगर एससी एसटी में क्रीमी लेयर हो गया है तो कम से कम क्रीमी लेयर वाले को तो दामाद बना लो। भाई हम नहीं कह रहे हैं, हमें तो नहीं लगता है क्रीमी लेयर है, हमें तो लगता है अभी बहुत स्थितियां खराब है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि क्रीमी लेयर है। तो क्रीम वाले, नीचे वाले छोड़ दो, क्रीम वाले तो दामाद बना लो। और जब दामाद बनाने की बात आई तो इस बहुजन कॉन्सेप्ट के लिए एक सबसे बड़ा सॉल्यूशन है जो संत राम बीए प्रजापति और बाबा साहब ने मिल करके दिया था। जाति पाति तोड़क मंडल की स्थापना की जब संत राम बीए प्रजापति जी ने, तो उन्होंने भाषण देने के लिए बाबा साहब को लाहौर बुलाया। जिस अधिवेशन में वो नहीं जा पाए, उस अधिवेशन में जो उनको बोलना था वही एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की शक्ल में छापा गया उनका भाषण, यानी कि जाति का विनाश। और उसमें उन्होंने क्या सॉल्यूशन बताया? इंटरकास्ट मैरिज, अंतर जाति विवाह। जिन लोगों को तकलीफ, मैं तो कुर्मियों से कहता हूं कि जिनको तकलीफ होती है कि यादव ज्यादा हो गए, तो मैं कहता हूं दामाद बना लो, समस्या खत्म हो जाएगी। ऐसी में जिनको लगता है कि फलाने ज्यादा हो गए, तो मैं कहता हूं दामाद वाले रिश्ते पैदा कर लो, आपस में शादियां तक तैयार कर लो। जब घर में कोई महिला दूसरी जाति की होगी तो उसके सामने कैसे बुराई कर पाओगे? उसका कर ही नहीं पाओगे, अपने आप कहोगे हाँ नहीं ठीक लोग होते हैं। तो ये इंटरकास्ट मैरिज से अच्छा, दिलीप भाई हमारे हैं कि नहीं इधर, वो सॉल्यूशन दे चुके हैं, ये अभी बैठी हुई है यहाँ पे। इस इंटरकास्ट मैरिज से अच्छा कोई सॉल्यूशन है नहीं इन जाति पाति को तोड़ने का। इस फॉर्मूले को अपना लो। और अंतिम बात के साथ बात खत्म करता हूं कि इन पांडालों में बैठी हुई महिलाओं को एक बात और आश्वस्त कर देता हूं कि मेरे बेटे का नाम है कबीर शिवाजी, तकरीबन 3.5 साल से ऊपर का हो गया। लेकिन इन 3.5 सालों में, यहां तो झूठ नहीं बोल सकता, मेरे पिताजी के तमाम मित्र बैठे हुए हैं, पता कर लेंगे, इन 3.5 सालों में देश में कोई, पता नहीं क्यों ऐसा हुआ कि देश में कोई तांत्रिक ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मेरे बेटे को नजर लगा दे। उसको आज तक नजर ही नहीं लगी, जबकि यहीं से बच्चे जाएंगे इन कार्यक्रमों से उनको नजर लग जाएगी। और तब नजर नहीं लगी कबीर को जब उसके हाथ में काला धागा, लाल टीका, हाय, चाकू कुछ नहीं पहनता। 3.5 साल में कहीं माथा टेकने नहीं गया, लेकिन किसी की हैसियत नहीं हुई कि मेरे बेटे को नजर लगवा दे। दरअसल नजर होती क्या है? जब इन कार्यक्रमों से बच्चे घर जाते हैं
तो स्वाभाविक तौर पर जो छोटे बच्चे होते हैं बता नहीं पाते उनको तकलीफ क्या हो रही है। उसी बीच में सारे आइटम कर लिए जाते हैं, झाड़ू का आइटम, तेल का आइटम, बाती टपकाने का आइटम, सब आइटम हो जाते हैं। और जो आइटम लास्ट में हुआ बस किसी से आराम नहीं, बस किसी से। तो हर अब होता क्या है, जब ये आइटम करते करते 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा गुजर जाता है, तो जब आधा घंटा गुजर जाता है तो स्वाभाविक है वो थक हार करके सो जाता है। तो कहते हैं ये लास्ट वाला आइटम ओके। तो अगर इन बाबा की शरण में आ गई हैं तो उन बाबाओं का चक्कर छोड़ दीजिए। छोड़ देंगी ना, बिल्कुल छोड़ दीजिए। और एक बात और देखिए, अभी तमाम पितर इतर का सिस्टम चल रहा था, हर जगह चलता है, पितर तर रहे हैं। मतलब जीते जी सेवा मत करो, मरने के बाद जरूर पितर तरेंगे। तो पितर तराने के लिए जो घर पे आए एंटीना वाले, समझ गए ना, एंटीना वाले, तो उन एंटीना वालों से कहना। अच्छा एक सवाल ये पूछते कि देखता हूं, यहाँ सरीला में जिस जगह पर हम लोग बोल रहे हैं, इसके 5-10 किलोमीटर के दायरे में किसी का खेत पड़ता है? किसी का खेत या जगह जमीन है इधर? होगी किसी की। 10-15 किलोमीटर, कितने किलोमीटर पे? 7-8 किलोमीटर। तो दादा जो 7-8 किलोमीटर वाले दादा, ये बताओ, खेतों पे पानी लगाना है तो यहाँ पानी डाला हुआ खेत पे लग जाएगा? नहीं लगेगा। तो ये समझाओ कि नीचे पानी डाल रहा है, ऊपर पितर कैसे कर रहे हैं? किसी एक सरीला में, एक ही कस्बे में यहां पानी डालने पे कह रहे हो 7 किलोमीटर नहीं पहुंचेगा। उसके लिए क्या डालना पड़ेगा? पाइपलाइन, पाइप लगाने पड़ेंगे, चिड़िया लगानी पड़ेंगी, कृषि विभाग के अधिकारियों के हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे, भैया पाइप दे दो तो पानी पहुंचा दें। लेकिन ये सिस्टम देखो कि यहाँ पानी डल रहा है, यहाँ पूड़ियां खब रही हैं, यहाँ गैया दान हो रही हो, आराम वहां मिल रहा है। इस देश के लोगों को मूर्ख बनाना तो आसान है, लेकिन यह समझाना उतना ही मुश्किल है कि मूर्ख बना दिए गए। अंधविश्वास एक ऐसा शब्द है इस देश में, अंधविश्वास, जिस पर बहुत जल्दी से विश्वास हो जाता है। क्योंकि मेरे बाद में 2 वक्ता और हैं, इसलिए बात यहीं पर खत्म करूंगा और इतना कह करके खत्म करूंगा कि अगर मेरी बात ठीक लगी हो तो उसको अपने जीवन में भी अमल करना सीखिए। अपने जीवन में अगर 10 लोग भी अमल कर लें, भागवली राजपूत जी यहां बैठे हैं, मेरे गार्जियन हैं, भागवली राजपूत जी ने अपने 2 लोगों की, उनकी घर में इंटरकास्ट मैरिज हो चुकी है। तो जो दूसरा अंतरजातीय विवाह हुआ, मुझे पता चला कि लोधी समाज के किसी व्यक्ति ने इंटरकास्ट मैरिज की और आर्यक पद्धति से की। हम लोग इनके घर पे इनका हौसला बढ़ाने के लिए जाने वाले, पता चला तो हम लोगों ने कहा भाई टीम बदलाव के लोग चलते हैं उनके घर पे, हौसला बढ़ाते हैं। हम लोग इनका हौसला बढ़ाए, वहां 150 लोधी समाज के लोग इकट्ठे होते, हमारा हौसला बढ़ा दिया। हम ये सोच के गए थे कि इनसे कहेंगे आपने बहुत अच्छा काम किया। वहां प्रताप लोधी जी जैसे और महान जी जैसे लोग मिल गए, कामता भाई जैसे, बोले कि इनकी बौद्ध पद्धति से हुई है, इनकी ब्रह्मानंद लोधी जी की समाधि पे हुई है, इनकी अध्यक्ष पद्धति से हुई है, इनकी फलाने से हुई है। इसका मतलब ट्राई हर जगह मारना है, हर जगह से मिशनरी लोग मिल सकते हैं। मैं दावा करता हूं कि जिन समाजों को तुम पाखंडी कहते हो, उन्हीं समाजों से मैं हजारों अम्बेडकरवादी तैयार कर सकता हूं, क्योंकि मैं ट्राई मारना बंद नहीं करता। मैं ये सोच समझ के नहीं छोड़ देता हूं कि यार चौरसिया है, इनका वोट बैंक है ही कहां, यार ये तो प्रजापति है, इनका वोट बैंक है ही कहां, ये तो चौरसिया है, इनके लोग कितने हैं, ये तो खटीक समाज के हैं, ये तो कोरी समाज के हैं, इनके लोग कितने हैं। ये वोट बैंक की सियासतदानों को करने दो। हम लोग जिस बहुजन यूनिटी को बनाने के लिए एकजुट हुए हैं, ये प्रण कर लो कि आज के बाद तुम्हारे मोहल्ले में जितने लोग रहते हैं उनमें किसी को भी छोटा बड़ा मानना बंद कर दो। ये जो वर्ण व्यवस्था का क्रम है, ये टूट इसीलिए नहीं रहा है कि सब अपने कंफर्ट जोन में जीते हैं। अगर किसी ने कुर्मी को कहा कि तुम हमसे नीचे, तो कुर्मी ने उससे लड़ा नहीं, कुर्मी ने कहा अच्छा हम और नीचे देखेंगे। तो कुर्मी ने और नीचे देखा, बोले ये हमसे नीचे। फिर जिसने उसने नीचे कहा, उसने कहा हम और नीचे देखेंगे, ये हमसे नीचे। और हैरत की बात, जो जातिगत सोपान में पायदान में नीचे माने गए इन ब्राह्मणवादियों द्वारा, वो भी कहते हैं कि ये हमसे नीचे। जो लोग 20-20, 30-30 साल से अम्बेडकरवादी हो गए, उन्होंने भी इंटरकास्ट मैरिज शुरू नहीं की, यानी कि वो भी जाति व्यवस्था में पड़े हुए हैं। इसलिए ये वर्ण व्यवस्था का सिस्टम टूट नहीं रहा है। और पिछड़े वर्ग के
छत्रत्व के बोझ तले दबे सूरवीरों, अगर मेरे भाई कहां चले गए, रविकांत जी ने उस बात को थोड़ा सा छुआ, मैं उस बात को अंतिम कर देता हूं कि अगर इस देश में जाति व्यवस्था में ट्रांसफर लेने का सिस्टम है, जैसे कुर्मी छत्री ट्रांसफर ले लिया छत्री में, लोधी छत्री है, लोधी लेकिन ट्रांसफर ले लिया छत्री में, अहीर छत्री, तो ये छत्री वाला सिस्टम अगर है तो जब ट्रांसफर ले ही रहे हो तो दोयम दर्जे की जाति में क्यों ले रहे हो? पहले दर्जे की ट्रांसफर ले लो, कह दो कुर्मी ब्राह्मण, यादव ब्राह्मण। भाई जब ट्रांसफर ले ही रहे हो तो क्यों कह रहे हो कि दोयम दर्जे के हैं? इसका मतलब तुम्हें अपने महापुरुषों पर, अपने समाज पर यकीन नहीं है, तुम डरपोक हो, दब्बू, इसलिए दूसरे के आवरण में और खोल में छुपना चाहते हो। जब हमारे पुरखे इतना काम कर गए, बताना है इन बच्चों को, तो भीमा कोरेगांव का सॉरी क्यों नहीं बताते हो? सम्राट अशोक का सॉरी क्यों नहीं बताते हो? क्यों नहीं बताते हो कि तुम शिवाजी महाराज के खानदान से आते हो? क्यों नहीं बताते हो कि तुम झलकारी बाई के खानदान से आते हो, उदा देवी पासी के खानदान से आते हो? बच्चों को बैक बेंचर्स मत बनाओ और ये झाड़ू और मट्टे की कहानी बनाना बंद कर दो। आज का बहुजन ये है जो सीना ठोक करके बोलता है संविधान के दम पर। और इस मंच की तरफ से बड़े भाई नीरज भैया की तरफ से बहुत परेशान थे, कितने बजे तक पहुंचोगे, उनकी तरफ से, इस बहुजन मंच और पंडाल की तरफ से मनुवादियों को अंतिम संदेश देना चाहता हूं कि अभी तो परिंदे शुमार करना है, फिर हम मिलकर बताएंगे कि किस किस पे वार करना है। अभी तो परिंदे शुमार करना है, फिर अम्बेडकरवादी बहुजनवादी मिल करके बताएंगे कि किस किस पे वार करना है। बड़ा गुरूर है सत्ताधारियों तुझे, मगर हम सबको जिद है कि दरिया को पार। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय अर्जत, इनकलाब जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद। आज सबसे जरूरी है इस देश के अंदर जाति जनगणना। अब लेकिन जाति जनगणना तो है, पर कैसे होगी? क्या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने इसके प्रावधान किए हैं? क्या संविधान में इसकी व्यवस्था है? कैसे ये लड़ाई लड़ी जाएगी? इस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा, शायद 5-10 मिनट के लिए। साथियों, इस देश के अंदर अगर सबसे बड़ा संकट है तो वो पिछड़ा वर्ग के साथ चल रहा है। उसको मालूम नहीं है कि हमारी स्थिति क्या है। वो SC ST से लड़ता रहता है, वो जो उसको गुमराह करके बैठा है धर्म के नाम पे, मनुवादी सिस्टम के नाम पे, उससे कुछ नहीं करता। मतलब हमारा पिछड़ा वर्ग इतना गुलाम है कि एक साथ में जन्म लिए बच्चे एक ऊंची जाति का है तो उसके, हमारे पिछड़ा वर्ग की माता बहन छुट्टा छोड़ के पैर छूते हैं, और एक 80 साल का यही पिछड़ा वर्ग का बुजुर्ग, जिसके मनुवादी लोगों के कोई भी पैर नहीं, मनुवादी लोग हमारे बुजुर्ग के पैर नहीं छूते। ये व्यवस्था है इस देश के अंदर। लेकिन ये सारी व्यवस्थाओं का तोड़ एक ही है, जाति जनगणना। अगर जाति जनगणना होगी तो जो बार बार आप एक कहते हैं कि हमारा हक, मतलब कौन कहता है? RSS कहता है कि हमारा सारा हक जो है, मतलब तुम्हारा पिछड़ा वर्ग का, OBC का, मतलब अदर बैकवर्ड क्लास, जिसको डिफाइन किया संविधान में 340 अनुच्छेद में। लेकिन ये बात हमारे लोगों को मालूम नहीं है। उनको ये पता है कि कश्मीर से 370 हटी है, लेकिन आज के संविधान लागू होने के बाद, लगभग 90 साल होने के बाद भी ये पता नहीं है कि तुम्हारे सारे हक अधिकारों की, जो सारे हक अधिकार मिल रहे हैं वो 340 अनुच्छेद के कारण मिल रहे हैं। 340 अनुच्छेद में यह है कि आपका आयोग बने, आपकी जनगणना हो, और जनगणना जिस दिन हो गई तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने फिर लिखा है 15(4) और 16(4), जो पदोन्नति और आपके प्रतिनिधित्व, मतलब आरक्षण के लिए, ये आपको भी संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिले। लेकिन हमारे लोगों को कोई मतलब नहीं है। कभी दशहरा मिले समारोह, कभी होली मिले समारोह, कभी ये समारोह। मैं ये नहीं कहता कि आप बंद करो, लेकिन मैं ये कहता हूं कि तुम्हारे बच्चों का भविष्य कौन खा रहा है उस पर चर्चा करो वहां पे साथ। लेकिन
हमारे लोग क्या करते हैं, इन पंडित जी की पूजा कर लो, ये पंडाल में ज्यादा खर्च कर लो, अरे ये सब तो बहुत वर्षों से कर रहे हो, इससे कुछ नहीं मिला। जब तक आप क्रांतिकारी रूप में आके सड़कों पे आंदोलन नहीं करोगे जाति जनगणना के लिए, तब तक ऐसे ही जैसे दिवाई में धर्मपाल लोधी जी को एक ब्राह्मण ने लगातार गालियां दी है एक विधायक होने के बाद। पता है आपको क्या, मैं आपको बता रहा हूं, दिवाई के विधायक जो लोधी हैं वो बीजेपी के हैं, लेकिन इसके बाद भी विधायक से बड़ा ब्राह्मण है। क्यों? वो कह रहा है कि तुमने हमारे रावण के खिलाफ क्यों बोला। उन्होंने बोला कि आपने लक्ष्मण का एक प्रसंग है और राम का, उसमें आपने परशुराम जी को नीचे क्यों दिखाया। अरे जो प्रसंग लिखा होगा उनने बोल दिया, और वो सत्य उनने जो उन्होंने लिखा मनुवादियों ने, क्योंकि हमारे लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार भी नहीं था। 1813 के पहले चाहे राजपूत लोधी हो, चाहे कुशवाहा हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे ओबीसी एसटी समाज की 3000 जातियां और ओबीसी समाज की 3700 जातियों में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था। तो आप कैसे कह सकते हो कि ये जो लिखे हैं उनने वो तुम्हारे हिसाब से लिखे, वो उन्होंने अपने हिसाब से लिखे और अपने आप को ऊंचा दिखाया साथियों। इसलिए आज लड़ाई जाति जनगणना की है, जनगणना होगी तो पता चलेगा कि यादव समाज कितना है देश के अंदर, पता चलेगा लोधी समाज कितना है, कुर्मी समाज कितना है, कुशवाहा समाज कितना है, साहू समाज कितना है। 3713 जातियों की जनगणना होगी और फिर आपको पता चलेगा कि जो 543 सीट इस देश के अंदर लोकसभा की होती है उसमें 131 सीट तो एससी एसटी के लिए रिजर्व है, पर तुम्हारे लिए क्यों नहीं है साथी? तुम्हारे लिए भी रिजर्व हो सकती है, लेकिन लड़ाई लड़े यादव, लड़ाई लड़े एसटी एससी ओबीसी के लोग, एससी और एसटी के लोग, और मलाई आपको चाहिए। अरे जब फायदा है, जब निचले स्तर पे जब आरक्षण लागू है आपकी प्रधानी में, आपके बाढ़ में, तो आपके दिमाग में एक क्लिक क्यों नहीं करता है कि फिर सांसद में क्यों नहीं है, फिर आपका विधानसभा में क्यों नहीं है, फिर आपका जितनी भी जहां भी चुनाव होता है वहां उस व्यवस्था में आपका आरक्षण क्यों नहीं है, वो भी संख्या के अनुपात में। नहीं पता, हमारा बच्चा पढ़ रहा था साहब, नौकरी नहीं लगी। अरे उनका बच्चा 5-5 बच्चे सारे नौकरी करते हैं, उनमें एक बदमाश निकलता है तो वो तुमको मूर्ख बना के कमाता है साहब। बनाता है कि नहीं बनाता? कभी कह देगा पानी में आग लगा देंगे। अरे आपको कभी देखा है आपने किसी ने ऐसा मंत्र मारते हुए कि एक पैर कटा हुआ है किसी का और वो मंत्र मार दे और तुरंत के तुरंत उसमें पैर लग जाए? देखा आपने कभी? दुनिया का कोई कितना भी शक्तिशाली बाबा हो कर सकता है क्या? जब ये नहीं कर सकते वो, तो फिर कैसे कर सकते हैं कि हम बच्चा पैदा कर देंगे फूंक मार के? तो हमें समझना होगा। मैं देखिए किसी धर्म का विरोधी नहीं हूं, लेकिन अगर धर्म के नाम पे हमारे हक अधिकारों को रोका जा रहा है तो हम ऐसे धर्म पे भी उंगली उठाएंगे। अरे बताइए, लोधियों ने लड़ाई लड़ी राम मंदिर की, पिछड़ा वर्ग के पूरे लोगों ने, कम से कम 70% लोगों ने, एक भी मंदिर की कमेटी में, राम मंदिर की कमेटी में मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, सिर्फ तुम्हें आगाह कर रहा हूं कि तुम्हारे साथ धोखा कैसा हो रहा है। लड़ाई तुम लड़ो, गोलियां तुम खाओ, मरो तुम, और मलाई की बात आती है, ट्रस्ट की बात आती है, तो वहां पर एक भी लोधी नहीं, एक भी यादव नहीं, एक भी कुर्मी नहीं, एक भी कुशवाहा नहीं, एक भी साहू नहीं, एक भी दांगी नहीं, ऐसी तमाम 3743 जातियों का एक भी व्यक्ति ट्रस्ट में नहीं है साथी। लेकिन अभी अगर कोई मुद्दा बनाना पड़ेगा तो हिंदू मुस्लिम करके और सारे लोधियों को, सारे कुशवाहाओं को उनके खिलाफ खड़ा कर देंगे साथी। इसलिए जिस दिन जाति जनगणना हो जाएगी उस दिन के बाद ये मुद्दे अपने आप ही आप भूल जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको चल जाएगा पता कि भैया लोधी समाज तो इतने % है। फिर आप देखोगे अच्छा विधायक कितने बने, अरे ये तो कम बने, हमारे सांसद कितने बने, ये तो कम है, आईएएस कितने बने, ये तो कम है, तो आप सड़कों पे उसकी लड़ाई लड़ने लगोगे। इसलिए जगह जगह दुनिया के तमाम जितने पंडाल खड़े किए जाते हैं हमारी माता बहनों को बरगलाने के लिए, झूठ पाखंड फैलाने के लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है साहब। इसलिए 340 अनुच्छेद में
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने वो भी हमारे पिछड़ा वर्ग के कुछ लोग लिखने नहीं दे रहे थे। जब 1932 में गोरमेल सम्मेलन हुआ, ये पिछड़ा वर्ग के लोगों को मैं बताना चाहता हूं, सुन लो, ये बात कोई नहीं बताएगा। आपको अधिकार क्यों नहीं मिलते, आपको कोई नहीं बताएगा। 1932 में जब गोरमेल सम्मेलन हुआ तो भारत की ओर से एससी और एसटी का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वहां प्रतिनिधित्व कर रहे थे साथियों। लेकिन हमारा पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व करने के लिए यहां से सरकार ने जो भी यहां का सिस्टम चलता था उस समय उसने एक भी पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति नहीं भेजा। अगर उस समय भेज देते तो वो अपनी बात रखता अंग्रेजों के सामने। क्यों? क्योंकि उस समय अंग्रेज छोड़ के जाने वाले थे देश, इसलिए तो हमारा कोई प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं था। इसलिए इसके बाद साइमन कमीशन को भेजा गया था भारत के अंदर, और साइमन कमीशन को बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि आप जाइए, पूरे देश के अंदर पिछड़ा वर्ग बहुत ही अति गरीब है और अभी भी शिक्षा कोई कुछ भी नहीं हो सका। लेकिन जब यह पता चला मनुवादियों को कि साइमन कमीशन यहां पर क्यों आ रहा है, तो साइमन कमीशन का विरोध करवाया। क्यों करवाया? अब सोचिए, क्योंकि साइमन कमीशन अगर यहाँ के पिछड़ा वर्ग की यथा स्थिति लिख के चले जाते तो आपको भी संख्या के अनुपात में आज हिस्सेदारी मिलती होती साथियों। लेकिन हमारे लोगों को, चाहे लोधी हो, चाहे यादव हो, चाहे कुशवाहा हो, सभी को बोला आप तो क्षत्रिय हो। अब खेत में खड़े हो, बनियान भी फटी है और आधी चड्डी भी फटी है, इसके बाद ही बोल रहे तुम तो हम तो क्षत्रिय हैं। बोले हैं, ऐसा बोले हैं भैया। अरे आज भी देख लो खेतों में जाके हमारा समाज आधे कपड़े पहनता है, आधे फटे कपड़े पहनता है। उसमें मनुवादियों ने बोला अच्छा आपको हेरवा बनना है क्या, आपको मैथर बनना है क्या? मैं भी जाता हूँ, वर्ड बोलना पड़ रहा है। तो हमारे लोग तो चढ़े हुए थे, क्योंकि उनको तो पहले से वर्ण व्यवस्था में ऐसा बना दिया गया कि आप तो अहिरवार से बड़े हो, आप कुशवाहा से बड़े हो, कुशवाहा लोधी से बड़े हैं, मतलब ऐसे करके लोधी यादव से बड़े हैं, यादव ऐसे करके एक दूसरे को नीचे बना के रखा है और सबसे बड़ा वो खुद बन के बैठा है। बैठा है कि नहीं बैठा है? तो इस कारण से हमारे लोगों ने साइमन कमीशन को क्या बोला कि साहब हम तो क्षत्रिय हैं। इसलिए मैं ये नहीं कहता जो बलात्कारियों को सजा देगा, जो गरीबी भुखमरी के खिलाफ लड़ेगा, जो हक अधिकारों के खिलाफ लिए लड़ेगा, वो क्षत्रिय है। आज ध्यान रखना इस बात का। जो आज जज है, जो आज कलेक्टर है, वो क्षत्रिय है। आज की स्थिति में कोई हथियार से लड़ाई नहीं लड़ी जाती है। आपको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक ऐसा ग्रंथ दिया है जिससे सारे रास्ते क्लियर होने वाले साथियों, वो है संविधान। इसलिए आपको जब तक अपना इतिहास नहीं पता होगा तब तक आप इतिहास नहीं लिख पाएंगे साथियों। जब आपको मालूम है कि पूरे बुंदेलखंड में जो शिक्षा के मानव थे स्वामी ब्रह्मानंद जी, उन्होंने क्रांति रूपी आंदोलन चलाया जिस कारण शिक्षा की अलग जगी। लेकिन इन लोगों ने उनको जो आगे उनका जो मिशन बढ़ाना चाहिए था वो नहीं बढ़ाया। क्यों? क्योंकि सारे लोधी तो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, सारे लोधी तो आरएसएस से जुड़े हुए हैं। और आरएसएस क्यों चाहेगा कि ज्योतिबा फुले के नाम के बाद स्वामी ब्रह्मानंद जी का नाम जुड़े शिक्षा के नाम? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, पहले मुझे पता नहीं था, हमारे कांता जी बोले और हमारे कुछ बड़े बड़े आईएएस अधिकारी हैं हमारे एससी समाज के रेलवे में, उनने कहा मैं भैया पंपलेट से कुछ नहीं होता, आपको जाना पड़ेगा कार्यक्रम। हमने कहा बिल्कुल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। कांता जी से, इनकी कमेटी से हमने कहा बात कर लो आप। साथियों, आज के समय अगर सबसे ज्यादा प्रताड़ित है कोई तो वो ओबीसी वर्ग है, क्योंकि यहाँ पर थाने जाएंगे तो ब्राह्मण बनिए ठाकुर बैठा है। बैठा है कि नहीं बैठा? आपके पास एससी और एसटी एक्ट नहीं है ना लगाने के लिए? नहीं है ना? हमारे भाइयों के पास है, वो सुरक्षा कवच है। ऐसा आपका भी होना चाहिए। लेकिन कौन लड़ेगा? कौन लड़ेगा? ये लड़ाई भी आप चाहते हो कि एससी और एसटी का लोग लड़े क्या? जब सुरक्षा आपकी होनी है तो ओबीसी एक्ट भी आपका बनना चाहिए कि अगर कोई भी सवर्ण आपके खिलाफ कुछ करता है तो ये वाला एक्ट लगाया जाएगा। सब टाइम याद तो नहीं होगा? जी जी। तो समय
ज्यादा हो रहा है, लेकिन मैं 2 मिनट में अपनी बात को क्लियर करूंगा। मैं ओबीसी महासभा के माध्यम से, हमारे यहाँ साहू जी, निषाद जी, काफी टीम है हमारी ओबीसी महासभा की। हम लोग उत्तर प्रदेश में भी और मध्य प्रदेश में हम 3 बार मुख्यमंत्री घेराव किए और पूरे मध्य प्रदेश में हमने पैदल यात्रा निकाली है। हम लोग डरते नहीं है इनके मनुवादी सिस्टम से। मरना आज भी है, मरना कल भी है, लेकिन कीड़े मकोड़ों की तरह नहीं मरेंगे, समझ गए ना। हम बहुजन क्रांतिकारी की छाप लगा के मरेंगे ताकि आने वाली पीढ़ी भी हमको देख के लड़ सके। सब ये जरूरी है। हमें अपने बच्चों को कीड़े मकोड़ों की तरह मत बनाओ, उनको क्रांतिकारी बनाओ, गलत के खिलाफ लड़ सके वैसा बनाओ। मैं यहाँ बैठे हुए हमारे ओबीसी वर्ग, एसटी वर्ग, माइनॉरिटी समाज के साथियों से कहना चाहता हूँ, ये भारत भूमि गौतम बुद्ध की भूमि है और यहाँ हर ओबीसी, एसटी, माइनॉरिटी समाज का बुद्धिजीवी है। इसलिए अपनी दिमाग लगाइए, कौन आपका अधिकार खा रहा है। अगर सरीला में अगर आपकी समाज ज्यादा है तो दिमाग लगाइए कि हमारा थानेदार क्यों नहीं है। अगर पूरे हमीरपुर में अगर ओबीसी, एसटी की ज्यादा संख्या है तो दिमाग लगाइए कि यहाँ पर कलेक्टर ब्राह्मण बनिया ठाकुर कैसे आ गए जबकि संख्या हमारी है। ये दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि अगर उस समाज से वो आएंगे तो तुम्हारा हक अधिकार नहीं देने वाले। क्यों? क्योंकि जब वो खुद अपनी जाति में शादी करके आ रहा है तो वो खुद पहले से जातिवादी है क्या नहीं है समान, तो वो तुम्हारी रक्षा कैसे करेगा। इसलिए ओबीसी का होना चाहिए, यादव बाहुल है तो यादव होना चाहिए, लोधी बाहुल है तो लोधी होना चाहिए, एससी बाहुल है तो एससी होना चाहिए, और ठाकुर ब्राह्मण बाहुल है तो उनके भी होना चाहिए। लेकिन उनकी बाहुलता है कहाँ, बताओ ना मुझे। तो जब बाहुलता नहीं है तो वो क्यों बैठे हैं, और हमारी बाहुलता होने के बाद भी हम क्यों नहीं बैठे हैं। ये सारे जो अधिकार हैं वो 340 अनुच्छेद, 15(4), 16(4) अधिनियम और 46 धारा के अंतर्गत आपको सारे अधिकार मिल रहे हैं साथियों। लेकिन लड़ना पड़ेगा, बलिदान देना पड़ेगा। सड़कों पे अगर संघर्ष की बात आएगी तो जैसी भी लड़ाई हो वैसी लड़ना पड़ेगी। जय भीम, जय भारत, जय बिरसा मुंडा, जय स्वामी ब्रह्मानंद जी। बहुत बहुत धन्यवाद।